प्यारे बच्चों आदाब। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से खैर मकदम है ऑनलाइन होम क्लासेस में। मैं हूं आपका मुदर्रिस अनवर। आज आप 10वीं जमात के बच्चों के साथ हम क़वाइद का जो सिलसिला जारी किए हुए हैं उसी को रवां रखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आपको याद हो या कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने शायद कुछ पिछली क्लासेस अटेंड ना की हों उनको बताऊं कि हमने इसम की बात शुरू की थी, इसम के अक़साम की बात की, हमने वाहिद से जमा बनाने के कायदे एक दूसरे के साथ ज़ेर बहस लाए, फिर हमने मुअन्नस और मुज़क्कर तज़कीर व तानीस के कायदों पे बात की, इसमें सिफ़त की बात की। आज हम इसम की मानों के लिहाज से जो किस्में हैं उनमें से एक अहम किस्म इसमें मारफ़ा है जिसकी हम मुख्तसरन बात कर चुके हैं और आप भी जानते हैं कि इसको प्रॉपर नॉन कहा जाता है अंग्रेज़ी में, इसमें ख़ास कहा जाता है। इसमें ख़ास की भी आगे 4 किस्में हैं इसमें मारफ़ा की। उनमें इसमें ज़मीर है, इसमें मौसूल है, इसमें इशारा है और है एक इसमें अलम। कुछ लोग उसे इसमें इलम पढ़ते हैं, कुछ अलम पढ़ते हैं, लेकिन ये हकीकत में क्या है? मारफ़ा की एक किस्म, इस पे आज हम बात करेंगे। इसमें इलम या अलम, अगर हम इसके डिक्शनरी में मानी देखते हैं, इसके लुग़वी मानी देखते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि ये अलम है, क्योंकि इसके मानी है निशान या झंडा। आप जानते हैं ना, सैयदना अब्बास को अलमदार हुसैन कहा जाता है। अलमदार कहते हैं झंडा उठाने वाले को, झंडे को ही निशान भी कहा जाता है। हम देखते हैं ना, हमारे जितने भी गुरुद्वारा साहिब हैं, जितने भी मुक़द्दस गुरु दरबार हैं, उनके ऊपर जो एक निशान लगाया जाता है, जो झंडा होता है, उसे हम एहतरामन निशान साहब कहते हैं। तो ये जो अलम या झंडा है, ये निशानी होती है किसी ख़ास फ़िरके की, कबीले की, कौम की, मज़हब की या किसी ख़ास जगह की। या आप देखते होंगे कि हर मुल्क का, हर कौम का एक झंडा होता है। हमारी पहचान, हम भारतीयों की पहचान हमारा तिरंगा है, इसी तरीके से हर मुल्क की पहचान उसका झंडा है। तो ये जो इसमें अलम है, ये भी एक पहचान का काम करता है। लुग़वी मानी तो आपने देखे कि निशान, झंडा या अलामत के होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि इसमें अलम होता क्या है, तो ये इसमें मारफ़ा की एक किस्म है जो किसी ख़ास शख्स के लिए उसकी एक पहचान बन जाता है और उसके असली नाम की जगह ये नाम जो इसमें अलम है वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है और लोग उसी नाम से उसको पहचानते हैं। या यूँ कह लीजिए कि ये नाम ना सिर्फ उससे वो शख्स पुकारा और पहचाना जाता है, बल्कि यही नाम उसकी पहचान की अलामत भी बन जाता है। ये तो हुई मुख्तसर सी तारीफ़ या डेफिनेशन इसमें अलम की। अब हम बात करते हैं कि इसकी किस्में हैं या महज एक ही है। जी नहीं प्यारे बच्चों, इसमें अलम की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी 5 किस्में हैं? ये 5 किस्में हैं खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ़ और कुनियत। अब हम सरसरी बात करेंगे कि खिताब क्या होता है, तखल्लुस किसे कहते हैं, लक़ब क्या है, उर्फ़ क्या है और कुनियत क्या है। ये पांचों नाम हैं। जैसे मारफ़ा ख़ास नाम है तो ये इसकी ख़ास नामों की एक किस्म में से है, तो ये ख़ास लोगों के लिए है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खिताब की कि खिताब क्या होता है। बच्चों अक्सर बल्कि इसकी डेफिनेशन से पहले मैं एक नाम आपके सामने पढ़ता हूँ जो आप सबको याद होगा, सर सैयद अहमद ख़ान। बहुत से लोग या मैं ख़ुद भी जब आपकी तरह तालिब इल्म था, छोटी जमातों में था, तो ये समझता था कि उनका नाम सर सैयद है, लेकिन बाद पता चला कि सर उनका खिताब है जो उस वक्त की हुकूमत ने उनको दिया था। सर अंग्रेज़ी वाला, जनाब वाला। सैयद अहमद उनका नाम है और ख़ान भी उनका खिताब है। तो असल नाम उनका सैयद अहमद है, लेकिन अगर आज आप कहेंगे कि सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी तो कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि सर सैयद हर शख्स के लिए इतना आम हो गया है कि हम ये सोचते ही नहीं कि सर एक खिताब है अंग्रेज़ी वाला, जैसे हम कहते हैं। या जो आप बच्चे क्रिकेट से शगफ़ रखते हैं, तो क्रिकेट में बैटिंग का आज भी जिस शख्स को शहंशाह माना जाता है वो हैं डॉन ब्रैडमैन, और उनको कहा जाता है सर डॉन ब्रैडमैन। तो सर एक खिताब है। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि सर या खिताब की अगर हम बात करें तो खिताब एक ऐसा हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला
اعزاز ہے یا قوم کی طرف سے، آپ کی کمیونٹی کی طرف سے دیے جانے والا نام ہے جو اعزازاً آپ کو دیا جاتا ہے، احتراماً آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے کام کے اعتراف کے سلسلے میں۔ جب برطانوی حکومت ہمارے یہاں تھی تو جو لوگ اچھا کام کسی بھی فیلڈ میں کرتے تھے تو وہ ان لوگوں کو اعزازات دیے جاتے تھے۔ آج بھی ہماری حکومت خطاب کے بجائے اعزاز دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پدم شری، پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور پھر بھارت رتن۔ تو بھارت رتن جب ہوتا ہے وہ خطاب نام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، بھارت رتن لتا منگیشکر۔ تو یہ وہ خطابات ہیں یا وہ ٹائٹلز ہیں اگر انگریزی میں ہم کہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کے کام کے اعتراف کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطاب کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، سر یا لارڈ جیسے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ یا آپ نے ایک مشہور نام سنا ہوگا، دارا سنگھ، جو فلموں میں بھی بہت کام کرتے تھے، ہنومان جی کا رول کیا کرتے تھے، لیکن ایک مشہور پہلوان بھی تھے۔ ان کو رستم ہند کا خطاب دیا گیا تھا۔ رستم ہند، رستم آپ جانتے ہیں کہ ایران کا ایک مشہور پہلوان تھا، رستم اور سہراب اس کا بیٹا، ان کی داستان مشہور ہے۔ تو آج بھی برِ صغیر پاک و ہند میں، یعنی کہ ہمارے اپنے دیش میں یا ہمارے پڑوسی ملک میں، جو ریسلنگ کی دنیا میں، کشتی کی دنیا میں بہترین کام انجام دیتا ہے تو اس کو رستم کہا جاتا ہے۔ تو رستم ہند، ہندوستان کا رستم دارا سنگھ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خطاب ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو خطاب کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خطاب کس نام کو کہا جاتا ہے۔ اب جو دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی اس میں علم کی، وہ تھی تخلص۔ تخلص کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی جب ہم غزل کی تدریس پڑھ رہے تھے۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کرتا ہے تو وہ اپنا اصلی نام نہیں لکھتا۔ ایک آدمی کو آپ سارے جانتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان، لیکن مرزا اسد اللہ خان سے وہ سواد نہیں، وہ مزہ نہیں، وہ لطف نہیں آتا جب ہم کہتے ہیں غالب، تو ایک دم سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شاعر کی بات کی جا رہی ہے۔ یا پیارے بچوں، ایک اور شاعر ہیں جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہزارہا نغمے انہوں نے ہماری فلموں میں لکھے، فلمیں لکھیں، ان کا نام ہے گلزار۔ کیا آپ کو پتہ ہے ان کا اصلی نام کیا ہے؟ نہیں؟ ہاں، ایک دو کو پتہ ہے، باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ بچوں، ان کا اصلی نام ہے سمپورن سنگھ کالرا، لیکن یہ اتنا مشہور ہوا ان کا تخلص گلزار کہ آج لوگ ان کو سمپورن سنگھ کے نام سے نہیں، صرف گلزار کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ وہ نام ہے جو کوئی بھی شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے ایک مختصر سا نام جو چن لیتا ہے اپنی شاعری کے لیے، جیسے فراق گورکھپوری۔ ہم اردو پڑھنے والے تو جانتے ہیں کہ فراق کون تھے۔ گورکھپوری صفت نسبتی ہے، اعادہ ہو گیا ہمیں کہ گورکھپور کے رہنے والے تھے لہٰذا گورکھپوری، لیکن فراق ان کا تخلص ہے۔ تو فراق کا اصلی نام کیا ہے؟ ہاں، صحیح کہا آپ نے، ان کا نام ہے رگھوپتی سہائے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یا چکبست لکھنوی، تو چکبست کا اصلی نام برج نارائن ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے بہت سے ایسے شعراء ہیں جن کے اصلی نام سے ہم واقف نہیں ہوتے لیکن ان کا تخلص ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں علم کی جو پہچان یا نشان یا علامت بن گیا ہے کسی کی، یہ اس کی ایک قسم ہے۔ تخلص کے بعد ہم بات کرتے ہیں لقب کی۔ لقب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ لقب وہ نام ہے کسی کا جو کسی کی ایک خاص خوبی کی وجہ سے، کسی کے ایک خاص کام کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں مسیحا، جو ہی ہم مسیحا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں حضرت عیسیٰ کا نام آ جاتا ہے، جیزس کرائسٹ کا، کہ وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے، ان میں یہ خوبی تھی تو ان کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ صفت، یہ خوبی تھی کہ وہ اس دنیا کے پیدا کرنے والی طاقت اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ تو لقب وہ نام ہے جو کسی خاص خوبی یا کسی خاص وصف کی وجہ سے ایک شخص کے نام کے بجائے مشہور ہو جاتا ہے۔ اب لقب سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک چیز آ جاتی ہے عرف۔ عرف جس کو ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عرف اسم علم کی وہ قسم ہے یا نام کی وہ صورت ہے اسم معرفہ کی جو کسی محبت کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے کسی کے اصلی نام کی جگہ مشہور ہو جائے۔ جیسے آپ بچوں اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے نا، آپ کے دوستوں یاروں میں کوئی بنٹی ہے، کوئی ببلی ہے، کوئی سونو ہے، کوئی راجو ہے،
तो मोहल्ले में, दोस्तों यारों में उसी नाम से उनकी पहचान होती है, लेकिन बाद में पता चलता है उनका असल नाम तो कुछ और था। हमें पता ही नहीं होता कि उनका असल नाम क्या है। ये नाम ज़्यादातर मोहब्बत की वजह से रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हकारत की वजह से भी रख लेते हैं कि किसी के कद को लेकर उसकी ज़िद बना दी, या किसी का मेरे जैसा रंग गाढ़ा है तो उसकी वजह से उसकी चिड़ बना के कोई एक नाम रख दिया और वो नाम मशहूर हो जाता है, तो उसको उर्फ कहा जाता है। फिल्में देखते हैं ना आप, अक्सर जब हम अभी बिल्कुल छोटे थे, स्कूल जाना भी नहीं शुरू हुए थे, तो एक फिल्म आई थी शोले, वो आज तक मशहूर है, एपिक है इंडियन सिनेमा की। तो वहाँ एक किरदार था जिसका नाम था गब्बर सिंह। बहुत सारे लोग जिस शख्स ने उस किरदार को अदा किया था उसके असली नाम के बजाय वो जब भी किसी दूसरी फिल्म में रोल अदा करता था उसको कहते थे इस फिल्म में गब्बर सिंह भी है, हालांकि उसका नाम अमजद खान था। या उसी फिल्म में एक शख्स था दाढ़ी वाला जिसका नाम सांबा था, उसमें किरदार का नाम, वो सांबा मशहूर हो गया, लेकिन बहुत कम लोगों को आज भी पता है कि उनका असली नाम मैकमोहन था। तो ये जो उर्फ होता है, किसी एक खास सिफत की वजह से मशहूर हो जाए तो वो चाहे मोहब्बत से हो चाहे हकारत से हो तो उसका हिस्सा बन जाता है। अब हम दो किस्में रह गई हैं, एक है, बल्कि एक ही रह गई, चार हमने पढ़ ली। कुनियत। कुनियत बच्चों एक ऐसा नाम है जो हमारे हिंदुस्तान का जो साउथ वाला एरिया है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। कुनियत क्या होती है कि हम अपने नाम के साथ अपने माँ बाप का, बाप दादा का या अपनी औलाद का नाम जोड़ते हैं। नहीं समझ आई? मसलन जैसे मणिशंकर, रमाशंकर, अय्यर। मणिशंकर अपना नाम, रमाशंकर बाप का नाम, अय्यर ज़ात का नाम, तो तीन तीन नाम जोड़ के बनाए होते हैं। या जैसे अरब में है, एक अरब मुल्क के एक सरबराह का नाम था शेख जाहिद बिन सुल्तान अल नहयान। जाहिद उनका नाम था, सुल्तान के बेटे थे, नहयान उनका कबीला था या जो भी था। तो इसी तरीके से कुनियत वो नाम है जिसमें आप अपने बाप दादा का या अपनी औलाद का, बाप दादा से मुराद खाली बाप नहीं, माँ का नाम भी जोड़ा जा सकता है। इसकी मिसालें देखिए, एक मशहूर नाम है इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। मरियम मिस मैरी को कहा जाता है, यानी कि हज़रत ईसा, जीसस क्राइस्ट। तो इब्ने मरियम जब कहा जाता है तो हमें खुद समझ आ जाती है कि वो मरियम का बेटा जीसस की बात हो रही है। या हम कहते हैं इब्ने हैदर, इब्ने हैदर से मुराद हमें पता है हैदर का बेटा कौन हो गया? जी हाँ, सैयदना इमाम हुसैन की बात हो जाती है। या फिर हम कहते हैं बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी, यानी कि फ़ातिमा। फ़ातिमा उनका असली नाम है, लेकिन जब बिनते मोहम्मद कहा जाता है ये उनकी कुनियत है। या ख़ुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की कुनियत थी अबुल कासिम, कासिम के अब्बा, कासिम के वालिद। या बिनते ज़हरा हम कहते हैं, तो हज़रत ज़ैनब की बात आ जाती है। इस तरीके से ये जितने भी नाम हैं जिनमें आपके वालिदैन या इब्ने आदम एक आम कुनियत है, हर इंसान के लिए इस्तेमाल की जाती है। आदम की औलाद, आदम के बच्चे, एडम। या बिनते हव्वा, हव्वा की बेटी, हर औरत को कहा जाता है। लेकिन कुनियत इसमें ख़ास है, वो मखसूस लोगों के लिए है। जैसे इब्ने मरियम की मैंने आपको मिसाल दी, इब्ने हैदर की मिसाल दी, तो ये था इसमें अलम का बयान, जो इसमें मारफा की एक किस्म है। इसकी 5 किस्में हमने पढ़ी। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को या तो डाउनलोड करके रख लें या पॉज करके इन चीज़ों को नोट करके भी सुन सकते हैं। साथ में जो मैं ये लिखा हुआ अपनी स्क्रीन पे लगाता हूँ, इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेके महफूज करके बाद में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार भी सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको ये सारी बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। आज फिर से यही कहूँगा कि अपनी तालीम पर ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, महफूज रहिएगा, वालिदैन बड़ों का कहना मानिए। कहते हैं ना कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो असूल और ज़वाबित की पाबंदी करते हैं। प्यारे बच्चों, कल किसी और मौजू के साथ हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन क्लासेस में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।